वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है अ पावरफुल जुडिशियल रेमेडी फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट इंडिया का सबसे ज़्यादा है। वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ नहीं है हमारे पास और हम वो प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे हैं। डाटा की प्रॉब्लम है, डाटा अच्छे से हम कलेक्ट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ में इस आर्टिकल में बात करी गई है। तो इंडियाज़ प्लास्टिक पोल्यूशन क्राइसिस, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर है। ऑलमोस्ट हम 9.3 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली रिलीज़ करते हैं, जो कि ग्लोबली 1/5 पार्ट है, यानी कि 20% ग्लोबल प्लास्टिक एमिशन हम ही कर रहे हैं। इस एमिशन में अब क्या आ जाता है, डेब्रिस आ जाता है या फिर जो भी ओपन प्लास्टिक बर्निंग करी गई है, तो ये सब चीज़ें मिलाकर उसमें आ जाती हैं। तो अब प्लास्टिक एमिशंस का मतलब क्या है कि जब भी हम एक मैनेज सिस्टम से अनमैनेज एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी जो हमारे पास प्लास्टिक एमिशंस हैं, चाहे वो ओपन है, ओपन प्लास्टिक बर्निंग है या फिर डेब्रिस है, तो ये सारी क्या है, मिसमैनेज या मैनेज्ड। तो मैनेज में लैंडफिल्स आ जाती है, मिसमैनेज में आ जाती है ओपन प्लास्टिक बर्निंग या डेब्रिस। हम अनमैनेज एनवायरनमेंट पे जा रहे हैं, यानी कि हम ओपन एरियाज़ में उसे डंप कर देते हैं या फिर ओशंस में, या इस सब तरह उसको, मतलब बेसिकली हम उससे पीछा छुड़ा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को हम कह देते हैं प्लास्टिक एमिशंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या हाइलाइट्स हैं स्टडी के कि जो इंडिया की डंप साइट्स हैं वो सैनिटरी लैंडफिल से ज़्यादा है। सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉपरली चीज़ें मैनेज करा जा रहा है वेस्ट, पर जो डंप साइट्स हैं बस वहाँ पे जाके हम गेर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 10:1 का रेशो है कि मतलब अगर हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड लैंडफिल है जहाँ पर प्रॉपरली वेस्ट मैनेज हो रहा है, तो 10 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हम सिर्फ जाके कूड़ा फेंक देते हैं। ऑफिशियल कलेक्शन कवरेज जो है, अब उसमें क्या है कि 95% है, हमने ओवर एस्टिमेटेड है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम पूरा कलेक्शन करते हैं, तो ये डाटा जो है ये ओवर एस्टिमेटेड है, इतना ज़्यादा हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। रिपोर्टेड जनरेशन जो मानी जा रही है वो 0.12 है, पर एक्चुअल में ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स है, 0.54। तो मतलब क्या रिपोर्ट है, मतलब हमारा डाटा कलेक्शन कितना वीक है कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं 0.12 kg पर पर्सन पर डे और एक्चुअल में नियरली 4.5 टाइम्स है, यानी कि 0.54 पर kg पर पर्सन पर डे। तो इन क्यों अब ये डाटा कलेक्शन हमारी इतनी अंडर रिपोर्टिंग और डाटा इनएक्यूरेसी है क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में डाटा है वो नहीं लिया जाता, फिर हिमालयाज़ का डाटा हम नहीं ले रहे हैं, ओपन बर्निंग का डाटा हमारे पास नहीं है। इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, जैसे कि अब हम देखते हैं लोगों को, कुछ जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो कैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं वेस्ट, और उन सबको जाके वो जहाँ भी लेके जाते हैं, जो भी उन्हें कलेक्शन के लिए पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे जाके मैनेज हो रहा है या जो भी उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उस तरह का जो डाटा है वो हमारे पास है ही नहीं। फिर पंचायती राज के अंडर जो भी एरियाज़ आ रहे हैं उनका जो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। फिर सोर्सेज ऑफ डाटा हमारे पास क्या है, या तो स्टेट पॉल्यूशन कॉरपोरेशन बोर्ड्स हैं, या फिर हमारे पास सेंट्रल के हैं, या पीसीसी रिपोर्ट्स हैं। जो भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास वो भी सारी, उनमें भी क्या प्रॉब्लम है कि वो सारी रिलायबल इनपुट्स, वो सारी म्यूनिसिपल बॉडी इनपुट्स पे बेस्ड हैं, पर अब इनका कोई ना ऑडिट हो रहा है, ना कोई एक्सप्लेनेशन है कि कैसे डाटा कलेक्ट हो रहा है, कोई स्क्रूटनी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं। तो फिर ये डाटा भी कैसे वैलिड है, कुछ भी डाटा लिखा जा रहा है। रिकमेंडेशंस क्या हैं कि प्रॉपर मेथडोलॉजीज जो हैं वो पब्लिक करी जाएं, थर्ड पार्टी और ऑडिट्स हों, जियो टैपिंग हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, जियो टैपिंग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रैकिंग, एड्रेस करें डाटा को फ्रॉम रूरल इंडिया। नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमें लीगल मैंडेट की ज़रूरत है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट उधर से शुरू होना चाहिए। प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स, तो मैंडेटरी लिंक्स विद मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, मतलब कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़, जैसे कि हम किसी को कहें कि अगर तुम हमें कूड़ा ला के दोगे, मतलब ठीक है, हम कूड़ा तुम ऐसे ही ना फेंको, तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे अगर तुम प्रॉपरली ला के दे रहे हो। तो रिसाइकलर्स प्रॉपरली उनको लें, ईआरपी कियोस्क, सैनिटरी लैंडफिल्स तो प्रॉपर वो हो गया ना ऑर्गेनाइज वे जहाँ पे वो हो रहा है। फिर ईपीआर कियोस्क में क्या हो जाता है
कि ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया कि मतलब अगर जिस भी कंपनी का सामान है वो सामान उसी कंपनी के पास वापस जा रहा है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, फिर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ में क्या है कि सेंटर्स वेयर रिसाइक्लेबल मटेरियल्स आर सॉर्टेड। तो उसमें क्या होता है कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ में कि हम सॉर्ट कर रहे हैं डाटा, और कई केसेस में उसके लिए पैसे भी दिए जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती हैं। ऑपरेशनलाइजिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो EPR कियोस्क में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम ये सब प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स और ब्रांड ऑनर जो हैं वो इसे सेटअप करते हैं। रीजन स्पेसिफिक हैं बेस्ड ऑन वेस्ट वॉल्यूम एंड एक्सेसिबिलिटी। तो इनका रोल क्या रहता है कि ये वर्कफोर्स एम्प्लॉय करते हैं अपना वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए कियोस्क में। लीगल मैंडेट्स को इंश्योर करते हैं कि वो सारे मीट हो रहे हैं। कॉल टू एक्शन क्या है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें टू मैप वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट। फिर इंडिया का जो ट्रैक है उसकी स्ट्रेंथ यूज़ करें टू लीड ग्लोबली। जुडिशियल इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑन टैनरीज, तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये रही कि जो क्लीन अप या रेमेडिएशन ऑफ विलॉर टैनरीज उन्होंने मैंडेट किया। अपॉइंटेड कमेटी को अपॉइंट किया गया फॉर कंप्लायंस मॉनिटरिंग विद इन 4 मंथ्स। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना वो ऑफन जो है पेपर पे फेल कर जाती हैं। अब कोर्ट्स ही थोड़ी टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैं, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है ना। कोर्ट सिर्फ लॉज पे वो दे सकता है अपना जुडिशियल रिव्यू, बट अब टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब कोर्ट्स थोड़ी वो हैं लाइबल। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल रीइंफोर्स, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो पॉल्यूटर्स हैं वो विक्टिम्स को कंपनसेट करें, एनवायरनमेंट रिस्टोर करने में हेल्प करें। ये बोथ डायरेक्ट पॉल्यूशन या नॉन कंप्लायंस विद लॉज के लिए होगा। गवर्नमेंट पे प्रिंसिपल, तो गवर्नमेंट जो है वो विक्टिम्स को पे कर दे और बाद में पॉल्यूटर से वो पैसा खुद रिकवर कर ले। चैलेंजेस एंड कंपनसेशन, तो अब हमें ये दोनों के लिए होना चाहिए, फिजिकल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल डैमेज, यानी कि जिसको आप टच करते हो या नहीं टच कर सकते। अब डैमेज बहुत तरीके का हो सकता है। अफेक्ट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज अलाइक। नेक्स्ट हमारे पास है वे फॉरवर्ड कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस। तो कॉन्टिन्यूइंग मैंडेमस की एक तरह का जुडिशियल सुपरविजन है कि हम मतलब कोर्ट्स टाइम टू टाइम चेक करी जा रहे हैं कि जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं प्रॉपरली, स्कीम्स प्रॉपरली फंक्शनल है या नहीं, जस्टिस हर जगह मिल रहा है, अकाउंटेबिलिटी है उनकी, इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन प्रॉपरली हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। कंक्लूजन, अ कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो बेसिकली यही है कि जो वेस्ट मिसमैनेजमेंट है उससे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बहुत डैमेज होता है। तो अब टाइम है कि हम जो ये सिस्टम्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट करें, रिस्पॉन्सिव करें, लीगली अकाउंटेबल बनाएं। कंटिन्यूइंग मैनुअस एंड जुडिशियल ओवरसाइट हो सकता है कि हो इंडिया का वेस्ट क्राइसिस करने के लिए, पर फिर कोर्ट्स अपना काम छोड़ थोड़ी देंगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एक्सपैंडिंग ट्री कवर इज क्रूशियल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि जो कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं तो उसका कैसे सिंक करा जा रहा है, उसको कैसे सक करा जा रहा है जो कार्बन रिलीज हो रहा है। ट्री प्लांटेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें ये ट्री कवर एक बहुत बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास नेक्स्ट मतलब पॉइंट है करंट स्टेटस एंड टारगेट। तो अभी जो हमारा ट्री कवर है वो सिर्फ 25.17% है, जो कि नेशनल फॉरेस्ट्री की पॉलिसी टारगेट रहता है कि 33% होना चाहिए, पर हमारा सिर्फ 25.17% है। तो इस गैप से कितने सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, पोल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन। देन रोल ऑफ ट्री प्लांटेशन, अब जो ट्री प्लांटेशन हैं, जो ट्रीज है वो नेचुरल कार्बन सिंक्स हैं, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उनकी बेनिफिट्स क्या हैं हमारे पास, तो हमें ट्री प्लांटेशंस करनी चाहिए सबसे ज़्यादा। एक तो उनमें कॉस्ट कम लगता है इसलिए। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बेटर सॉइल हेल्थ, रिचार्ज ग्राउंड वाटर, वाटर रिटेंशन, रिड्यूस सॉइल इरोजन, ग्रेटर रेजिलियंस टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो इन सब तरह के हमारे पास काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। Government initiatives, National Agroforestry Policy 2014 and trees outside
फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। तो अब इस प्रोग्राम के अंडर ना हम फार्मर्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रीज़ को ही प्रमोट करते हैं कि वो डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने में हेल्प करें, रिड्यूस करें प्रेशर नेचुरल फॉरेस्ट पे, और खुद बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं ताकि हम जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं उन पे प्रेशर कम कर सकें, ताकि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी इससे एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत में ऑलमोस्ट, और रूरल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो जाएगा, साथ में हमारे नेचुरल फॉरेस्ट भी बच जाएंगे। ग्रीन इंडिया मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अब इसमें क्या फोकस करा जा रहा है कि हम फॉरेस्ट रिवाइव करें, उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, और जो ट्री का फॉरेस्ट कवर है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज करें बाय 0.56% बिटवीन 2017 एंड 2021। तो ये ऑलरेडी किया, पर हमें इससे भी ज़्यादा की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि अब चल रहा है। कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन, तो CSR एक्टिविटीज़ में ये इंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रीज प्लांट करे जाएं। इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल, सीमेंट और एनर्जी इंडस्ट्रीज हैं, ये सबसे ज़्यादा कार्बन रिलीज़ कर रही हैं, तो ये अफॉरेस्टेशन करें ताकि इनको कार्बन क्रेडिट स्ट्रैटेजीज़ के साथ, मतलब इन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिल जाएं और ये इधर से ट्रीज़ लगा दें, तो वो कंपनसेट हो जाए। इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड रेगुलेशंस, यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स फ्रॉम 2026। तो अब यहाँ पर क्या है, यूरोपियन यूनियन ने बीच में किया, मतलब कर दिया हुआ है ऑलमोस्ट कि 2026 से कर देंगे कि अगर कोई भी कार्बन हैवी इंपोर्ट्स होता है उनके पास, जैसे कि स्टील या सीमेंट, तो उस पर टैरिफ एक्स्ट्रा इम्पोज किया जाएगा। तो ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को, जो भी इंडिया यूरोपियन ट्रेड में हो रहा है, उसको इफेक्ट कर सकता है। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रियल शिफ्ट, तो कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट्स में जैसे कि अफॉरेस्टेशन में इन्वेस्ट करें, या फिर कार्बन क्रेडिट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के वाया अर्न करें, फिर डिपेंडेंसी अपनी रिड्यूस करें इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट्स पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। इससे तो ट्रीज़ लगाओ मैक्सिमम, उससे तुम्हें कार्बन क्रेडिट्स खरीदने ही नहीं पड़ेंगे इतने। सस्टेनेबिलिटी एज स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, तो कंपनीज जो है वो सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करें, ग्रीन सप्लाई चेन्स, सस्टेनेबल रॉ मटेरियल को आउटसोर्स मतलब सोर्सिंग करें, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करें, तो अपने आप एक तो उनका इम्पोर्टेंस ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, तो अफॉरेस्टेशन क्या है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट करेगा, नर्सरी मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है, ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर, उससे एक तो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, ड्रॉट्स के लिए आप रिजिलियंट हो जाओगे, आपको इनकम होने लग जाएगा टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिकल प्लांट से, और ऑलमोस्ट ये रिसर्च कहती है कि 20 से 30% एक फार्म की इनकम बढ़ जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री से। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, एनजीओज और गवर्नमेंट एजेंसीज फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करें, मार्केट एक्सेस लाएं फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इससे क्या है, रूरल ऑनरशिप और पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। की चैलेंजेस, राइजिंग कार्बन क्रेडिट कॉस्ट, तो एवरेज यूरोपियन यूनियन कार्बन क्रेडिट कॉस्ट है वो 2023 में 83 यूरोज पर टन थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ट्री प्लांटिंग हमें बहुत चीपर ऑल्टरनेटिव है। लैक ऑफ रबस्ट कार्बन ट्रेडिंग पॉलिसी, फिर हमारे पास पॉलिसीज़ की कमी है, हमें ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट कार्बन क्रेडिट रजिस्ट्री की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो आर्टिकल 6 के अंडर ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन अफॉरेस्टेशन। कंक्लूजन यही है कि जो ट्री प्लांटेशंस या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं इस वक्त फॉर इंडियाज़ गोल ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2070। बिना इमीडिएट एक्शन के इन्वायरमेंट और इकोनॉमी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको लेने पड़ेंगे। थैंक यू। So these were the two articles, one related to the waste management, one related to the carbon sequestration.